हेलो बच्चों। आज हम आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रकारों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, पंचायती राज, प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी निर्देशक तत्व और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले हम आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों के बारे में समझेंगे। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संविधान में अनेक सिद्धांतों या निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है और ये तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति इस प्रकार निर्धारित करेगा जिससे कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। तो आपके संविधान का अनुच्छेद जो 39 है वो ये उल्लेख करता है या उसमें ये दिया गया है कि हमारे देश के सभी पुरुष और महिलाओं को अपना जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त जीविका के साधन उपलब्ध करवाए जाएं। ये सरकार को एक तरह से निर्देश दिया जाता है कि वो ऐसी योजनाओं को लागू करे जिससे हमारे देश के अधिकतर लोगों को अपने जीविका के साधन उपलब्ध हो सकें। समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार बंटाओ जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। तो यानी हमारे जो ऐसे कुछ साधन या संसाधन होते हैं जिन पर सभी लोगों का अधिकार होता है, तो उनका वितरण और स्वामित्व इस प्रकार से किया जाए ताकि आम जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की बाधा पहुँचे। स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। तो जैसे आपके ये अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। यह उल्लेख आपके संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 39 में। श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का आर्थिक दुरुपयोग न हो। कहने का मतलब है कि जहाँ कहीं पर भी व्यक्ति कार्य करता है वहाँ उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी न हो और वो हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहें। राज्य के द्वारा बच्चों के स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी तथा बच्चों और युवकों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। आपके जो अनुच्छेद 41 है उसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य अपने विकास और आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के अंतर्गत इस बात का प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार रोजगार पा सके। यानी राज्य और देश का ये कर्तव्य है कि वो प्रत्येक व्यक्ति की जो योग्यता है उसके अनुसार उसे किसी न किसी प्रकार का कोई रोजगार दिया जाए, अर्थात वह बेरोजगार न रहे। तो ये व्यक्तियों को रोजगार देने का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 41 में किया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा प्राप्त कर सके और बेकारी का मतलब होता है बेरोजगारी, यानी कोई बेरोजगार न रहे। वृद्धावस्था यानी जो व्यक्ति 60 साल या उससे अधिक उम्र का होता है वो वृद्धावस्था कहलाती है। तो वृद्धावस्था, बीमारी तथा अंगहीन होने की दशा में, अंगहीन का मतलब उसका कोई अंग कट जाए या अंग न रहे,
तो अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। तो जैसे हमारे देश में सरकार के द्वारा बीमार होने पर मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाती है, लोगों को रोज़गार मिले उसके लिए भी अनेकों प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जैसे गांव में मनरेगा योजना चलाई जा रही है, महिलाओं में 55 साल की उम्र और पुरुषों में 58 साल की उम्र वाले व्यक्तियों को आपके पेंशन देने की योजना है। तो अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का कार्य अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम के लिए यथोचित तथा मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा तथा ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े। जैसे मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है, तो वो अगर कोई भी नौकरी वगैरह करती है तो उसे कुछ दिन का अवकाश, जैसे कई योजनाओं में लगभग 3 महीने का अवकाश देने का प्रावधान है और वेतन सहित, यानी उनको 3 महीने तक काम पर नहीं आना है फिर भी उन्हें वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य कानून द्वारा अथवा आर्थिक संगठनों द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कृषि, उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों में लगे हुए सभी श्रमिकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, वे अपने अवकाश के लिए समय का पूरा उपयोग कर सकें तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए सुअवसर प्राप्त हो सकें। इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है, यानी अनुच्छेद 43 में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सरकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करेगा। आपके जैसे उद्योग होते हैं वो एक तरह से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे बृहद उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग यानी अपने घर के स्तर पर ही कम पैसे से हम कोई भी रोज़गार डाल सकते हैं, तो उसे कुटीर उद्योग कहते हैं, जिसमें घर के ही सदस्य मिलकर के किसी कार्य को करते हैं। जैसे चाहे वो मधुमक्खी पालन हो या मछली पालन हो या घर पर कोई भी कढ़ाई, सिलाई, बुनाई वगैरह का कार्य करके ने हम पैसे कमाने का प्रयास करते हैं, तो इसको कहते हैं कुटीर उद्योग। 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों में 2 तत्व और जोड़े गए हैं। तो कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी जिन लोगों के पास में पैसे नहीं हैं तो उन्हें कानूनी सहायता निःशुल्क दी जाएगी, यानी उनसे कोई भी पैसा वसूला नहीं जाएगा। औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था। अब आपके 6वां जो आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है कि नवीन अनुच्छेद, यानी नया अनुच्छेद लागू किया गया था, वो है 43 के अनुसार राज्य उचित व्यवस्थापन अथवा अन्य किसी प्रकार से औद्योगिक संस्थानों अथवा अन्य ऐसे ही संगठनों के प्रबंध में श्रमिकों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। तो आपके अनुच्छेद 43 में ये उल्लेख किया गया कि राज्य उचित व्यवस्थापन अथवा अन्य किसी प्रकार से औद्योगिक संस्थानों अथवा अन्य ऐसे ही संगठनों के प्रबंध में श्रमिकों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा, यानी श्रमिक भी उसमें हिस्सेदार बनेंगे। अब अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा, यानी हमारे देश के जो ज़्यादातर लोगों का जो रोज़गार है वो कृषि पशुपालन से जुड़ा हुआ है। तो सरकार को ये प्रयास करना होगा कि कृषि और पशुपालन आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संचालित हो,
एवं जैसे गाय, बछड़ों तथा अन्य दूध देने वाले व भार ढोने वाले, भार का मतलब होता है वजन, ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का प्रयत्न करेगा। जैसे आज हमारे देश में गायों का वध किया जाता है, बछड़ों का वध किया जाता है, तो उस वध को रोकने का प्रयत्न किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 48। अब 44वें संविधान संशोधन अप्रैल 1979। तो आपके जैसे 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ था, तो आपके 44वां संविधान संशोधन 1979 में हुआ था। उसके द्वारा एक और तत्व जोड़ा गया कि राज्य विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के समुदायों के बीच विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को भी कम से कम करने का प्रयत्न करेगा। अब आपके सामाजिक सुरक्षा शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, तो जैसे हमने अब तक आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों के बारे में समझा था, अब हम यहाँ से आगे सामाजिक सुरक्षा शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों के बारे में समझेंगे कि लोगों के सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से भी संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया, ताकि यानी देश के लोग अच्छे ढंग से पढ़ लिख सकें और उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़े। उसके लिए भी कुछ नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है। तो जिसमें सबसे पहला है कि अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न करेगा। तो देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाएगा? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है? अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के पिछड़े हुए वर्गों, विशेषकर जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा जो वर्ग शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिसे हम ओबीसी कहते हैं, उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो SC, ST, OBC इन सभी वर्गों के हितों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य होगा कि वह लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रयत्न करे। राज्य औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त ऐसे मादक द्रव्यों पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि जितने भी मादक पदार्थ हैं जिनसे व्यक्ति के जीवन को एक तरह से खतरा होता है या उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचने की संभावना होती है, तो ऐसे मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में एक नवीन अनुच्छेद 48 का और जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि आज हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए पर्यावरण की रक्षा एक बहुत ही बड़ा जिम्मा है, या यूँ कहें कि पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सिर्फ सरकारों को ही नहीं हम लोगों को भी प्रयास करना होगा ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। उसमें सुधार करने तथा देश के वन्य जीव, तो वनों में विचरण करने वाले जीवों को वन्य जीव कहा जाता है, और वनों की सुरक्षा
यानी हमारे जो वन है उनको लगातार काटा जा रहा है, वनों में विचरण करने वाले जीव जंतुओं को मारा जा रहा है, तो उनकी सुरक्षा का प्रयास किया जाए। ये आपके अनुच्छेद 48 का में उल्लेख किया गया है। तो अब तक हमने आपके राज्य के 2 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा था। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व और दूसरा है सामाजिक सुरक्षा शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। कल हम आपको पंचायती राज प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी निर्देशक तत्व और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों के बारे में समझाएंगे।